Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear friend, I am Mehran Khan Nizamani, lecturer of Geography, Government SN College, Tripura. Today, we are going to discuss about the topic of a geography called earthquake. It is a part of the physical geography, and this subject is for in BSc Part 1. So, today in the topic of the earthquake, we will discuss about the definition, some terminologies about the earthquakes, and major causes of earthquakes, and seismic waves, and the distribution of the earthquakes. So, let's go. An earthquake is the result of the sudden release of the energy in the earth's crust that creates the shaking and the vibration in the crust due to the seismic waves. अर्थक्वेक्स, जिसको हम उर्दू में ज़िलज़िला कहते हैं, ज़िलज़िले की जो बुनियादी तौर पे जो हमारी डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि अचानक से एनर्जी का अखराज हो जाना ज़मीन के क्रस्ट जो यानी उसका ऊपरी सतह है उससे, और उसके अंदर क्या हो जाए कि शेकिंग और वाइब्रेशन, यानी शेकिंग जो होती है हम हैंड शेक करते हैं इसी तरीके से ऊपर और नीचे की मूवमेंट, और वाइब्रेशन जिस तरीके से हमारा मोबाइल मूव कर रहा होता है साइड वाइज, उस तरीके से हरकत हो जाए, तो उस हरकत को होने की जो वजह हो वो सिस्मिक वेव्स हो, तो इस चीज़ को हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फोकस। फोकस इज़ द पॉइंट फ्रॉम सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट, यानी वो एक ऐसी जगह जहाँ से अर्थक्वेक का स्टार्ट शुरू हो जाए, वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक की वेव्स निकलना शुरू हो जाएं, उस चीज़ को, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। उसके बाद जो अगली पॉइंट आती है वो होती है एपिसेंटर, द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस वेयर फर्स्ट सिस्मिक वेव्स रीचेस ऑन, यानी ये अर्थ सरफेस की ऐसी पॉइंट यहाँ पे सबसे पहली सिस्मिक वेव्स पहुँचे, तो उस जगह को, उस पॉइंट को, सरफेस के ऊपर जो होती है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोकस, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल ही ऊपर होती है फोकस से। और अब अगले टर्म के ऊपर आ जाते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी सिंपली हम इसको ले लेते हैं कि भाई साइंटिफिक स्टडी अबाउट अर्थक्वेक। और इसके बाद सिस्मिक वेव्स, द वेव्स जनरेटेड बाय द अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड एज सिस्मिक वेव्स, यानी वो वेव्स, वो लहरें जो ज़िलज़िले के आने की वजह से ज़मीन के अंदर जनरेट हो जाएं, उनको हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स। सिस्मोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव्स जनरेटेड बाय द अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक्स, यानी सिस्मोग्राफ क्या काम करता है, टोटल जो हमारी वेव्स निकल लेंगी उनको ये रिकॉर्ड कर लेगा। और इसके बाद अगला इंस्ट्रूमेंट आ जाता है या अगला टर्म आ जाता है रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल मेजर्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ वेव्स मेजर्ड बाय द सिस्मोग्राफ, यानी सिस्मोग्राफ के अंदर छोटी वेव्स की भी रीडिंग आएगी, बड़ी वेव की भी रीडिंग आएगी, लेकिन जो हाईएस्ट वेव रिकॉर्ड होगा हम उसको देखेंगे रेक्टर स्केल की मदद से। रेक्टर स्केल की मदद से हमें ये पता चलेगा कि ये ज़िलज़िला कितना ख़तरनाक था, इसकी हाई इंटेंसिटी क्या थी, यानी सिस्मोग्राफ से हमें ये पता चल सकेगा दूसरे मानों में कि सिस्मोग्राफ से हम टोटल उसका टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन रेक्टर स्केल हमें उसकी हाईएस्ट पॉइंट बताएगा। अब आ जाते हैं उसके मेजर काजेज़। मेजर काजेज़ दो हैं, एक है प्लेट टेक्टोनिक्स और दूसरा है वॉल्केनिक एरप्शन। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट यानी ब्लॉक को कहते हैं, टेक्टोनिक्स लफ्ज़ टेक्टोन से निकला हुआ है जिसकी मतलब है कि मूवमेंट या हरकत। और उसके बाद वॉल्केनिक एरप्शन, जिसको हम पता है कि जो हम कहते हैं कि लावा या मैग्मा का निकल आना ज़मीन से, तो उसको हम वॉल्केनिक एरप्शन कहते हैं। बेसिकली वॉल्केनिक एरप्शन भी प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से होती है, तो थोड़ा प्लेट टेक्टोनिक्स को डिटेल में देख लेते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या चीज़ है। प्लेट टेक्टोनिक्स की अगर डेफिनेशन हम बनाएं तो वो क्या होगी, प्लेट मोशन काजेज ड्यू टू द कोलाइड
यानी दो प्लेट्स आपस में कोलाइड हों, पुल अप्रॉड, या वो एक दूसरे से दूर चली जाएं, और स्क्रैप अगेंस्ट ईच अदर, या वो साइड वाइज मूव कर जाएं एक दूसरे से, तो इसको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। ईच टाइप ऑफ द इंटरेक्शन काजेज द कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर्स और टेक्टोनिक फीचर्स। कोई भी इन तीनों में से मूवमेंट होगी तो कोई ना कोई अर्थ के अंदर कोई ना कोई मोशन आ जाएगा प्लेट के अंदर और वो हरकत दे देगा। अब देख लेते हैं, ये तीन बाउंड्रीज हैं प्लेट की जो हमने नाम लिए, यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट के अंदर क्या होता है कि दो मुख्तलिफ प्लेट्स जो हैं जो आपस में मिली हुई हों वो आपस में दूर चली जाती हैं, और उसके बाद कन्वर्जेंट में क्या होता है, ये आपस में कोलाइड होती हैं, और ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ये एक दूसरे से साइड वाइज मूव कर जाती हैं। ये तीन प्लेट बाउंड्रीज हैं। अब इसको देख लेते हैं प्लेट मूवमेंट, यानी ये प्लेट की तीनों मुख्तलिफ मूवमेंट क्यों हो रही होती हैं। द प्लेट्स ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर आर मूव्ड अराउंड द अंडरलाइंग द हॉट मेंटल कन्वेक्शनल सेल। ये जो हम सेल देख रहे हैं, ये येलो कलर के अंदर मेंटल देख रहे हैं, ये मेंटल के अंदर कन्वेक्शन सेल है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ जिस तरीके से हमें पता होता है कि टेम्परेचर उसका राइज़ करेंगे तो वो लो की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और लो की तरफ करेंगे तो वो हाई की तरफ होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे आउटर कोर और इनर कोर हैं ये बहुत ही हॉट है, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जब ये इस मटेरियल के ऊपर यानी मेंटल जो हमारा मोमबत्ती की तरह के फॉर्म के अंदर है, मोल्टन फॉर्म के अंदर है, इसके ऊपर जब इसका इम्पैक्ट आता है कोर का तो क्या होता है, ये हीट होना शुरू हो जाता है। जब ये हीट होता है तो ये मूव करता है टूवर्ड अप, और ऊपर का जो मेंटल का हिस्सा होता है वो क्योंकि कुछ निस्बतन ठंडा होता है तो वो यूं आके नीचे बन जाता है। तो इसकी तरह ये पूरा एक सर्कुलेशन बन जाता है। इसकी वजह से जब ये मूवमेंट नीचे चल रही होती है तो ये ऊपर वाला सरफेस है हमारा, ये हमारी प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं, ये हमारा ऊपर का अर्थ क्रस्ट है, ये मूव करता है। जब ये मूव करता है तो कोई यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं ट्रेंच बन रही है, यानी ये आपस में दो प्लेट्स कोलाइड कर रही हैं, और इसी तरीके से ये यहाँ से एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो यहाँ पे रिज बन रही है, यानी यहाँ से लावा आपका निकलना शुरू हो जाता है। तो इसी ही वजह से हमारे अर्थक्वेक्स भी आते हैं, और इसी ही वजह से हमारी जो वोल्केनिक एरप्शन है वो भी होती है। तो दोनों मेजर काजेज़ हैं हमारे अर्थक्वेक्स के, यानी जो हमारे ज़िलज़िले आ रहे होते हैं इसके दो ये मेन काजेज़ हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं सिस्मिक वेव के ऊपर। सिस्मिक वेव्स बुनियादी तौर पे हमारी दो किस्म की होती हैं, एक होती हैं बॉडी वेव्स, दूसरी होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव्स कौन सी वेव्स वो कहलाती हैं? बॉडी वेव्स वो वेव्स जो ज़मीन के अंदर ट्रैवल करें उनको हम कैटेगराइज करते हैं बॉडी वेव्स के, और सरफेस वेव उनको हम कहते हैं जो सरफेस के ऊपर आके मूव करना शुरू कर जाएं। और बॉडी वेव्स जो हैं इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, और सरफेस वेव की इतनी स्पीड नहीं होती। लेकिन चूंकि बॉडी वेव्स ज़मीन के अंदर हो रही होती हैं, हाई स्पीड होने के बावजूद उनकी वजह से कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और सरफेस वेव क्योंकि सरफेस पे होती हैं तो उनकी वजह से सरफेस के ऊपर ज़िलज़िले की वजह से हमारे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर अगेन आगे जाते हैं, बॉडी वेव्स की दो टाइप्स हैं, एक कहलाती हैं प्राइमरी वेव्स, दूसरी कहलाती हैं सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स वो वेव्स हैं जो बिल्कुल पहले झटके से वेव जनरेट होना शुरू हो जाएँ फोकस से। फोकस से पहली वेव जो निकलेगी, शुरुआती जो वेव्स निकलेगी उनको हम कैटेगराइज करेंगे पी वेव से, और उसके बाद जो दूसरी वेव निकलेगी उसको हम कैटेगराइज करेंगे सेकेंडरी वेव से। पी वेव्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। कितनी तेज़ होती है? इनकी जो स्पीड कैलकुलेट की हुई है वो है 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड। 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये स्पीड, इतनी ज़्यादा स्पीड से ये ट्रैवल कर रही होती हैं, और ये हर किस्म की मीडियम से ट्रैवल कर जाती हैं, चाहे पानी हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, लेकिन ज़मीन के अंदर। उसके बाद एस वेव आ जाती हैं।
सेकेंडरी वेव्स जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, लेकिन निस्बतन कम तेज़ होती हैं और इनकी स्पीड जो है वो तकरीबन 4.1 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। ये वेव पी वेव की तरह नहीं होती, ये पानी से क्रॉस नहीं कर जाती। जब भी इनके अंदर ज़मीन के अंदर एक्वाफर कोई भी आएगा तो ये गायब हो जाएंगी। उसके बाद सरफेस वेव हैं। सरफेस वेव की अगेन दो कैटेगरी हमारे पास आ जाती है, आर वेव और एल वेव। आर वेव रिले वेव और एल वेव यानी लव वेव। इनके जो नाम है ये साइंटिस्ट के ऊपर नाम दिए हुए हैं और जो है इनकी हरकत में भी डिफरेंस होता है। रेले वेव जो मूव करती है वो स्प्रिंग लाइक मूव करती है और एल वेव यानी लव वेव जो मूव करती है वो जो मूव कर रही होती है जिग-जैग फॉर्म के अंदर मूव कर रही होती है। अब इन चारों वेव्स की जो मोशन है वो थोड़ा सा हम ग्राफिक के अंदर देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले कंप्रेशनल वेव या पी वेव। ये जो पी वेव है ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो हरकत है ये हमारी आ रही है, लेकिन ये ऐसा आ रही है और एक एरिया को कंप्रेस करती हुई अगले ऑब्जेक्ट तक चली जाती है और ये पार्टिकल को मोशन देती है, लेकिन सिर्फ अप एंड डाउन, अप करेगी और डाउन करेगी और ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके मुकाबले में जो एस वेव है हमारी वो क्या करती हैं, वो बिल्कुल बड़ा सा झटका, जिस तरीके से हम पानी के अंदर पत्थर मारें या रस्सी को पकड़ के खींच के मारें तो उसकी वजह से जो मोशन आ जाता है वो इसमें क्रिएट होता है और इससे ऑब्जेक्ट जो है पार्टिकल मोशन जो आपका होता है वो आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा और प्लस में ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, यानी ये हमारी चारों तरफ से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे एस वेव। और इसी तरीके से रेले वेव के अंदर आप मूव देख सकते हैं, ये क्योंकि है सरफेस वेव, ये सरफेस पे ज़्यादा नुकसानदेह होती है, लेकिन इनकी जो मूवमेंट है ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से मूव कर रही है जिस तरीके से आपका स्प्रिंग का मूवमेंट होता है या स्प्रिंग का मोशन होता है। और इसी तरीके से अगर एल वेव को देखेंगे तो एल वेव के अंदर आप गौर से देखें तो ये जो हरकत आ रही है ये आपकी आ रही है जिग-जैग फॉर्म के अंदर, यानी जो पार्टिकल मोशन होगा इसके अंदर वो लेफ़्ट एंड राइट का होगा। तो जब ऊपर कोई बिल्डिंग्स सरफेस के ऊपर मौजूद होंगी और सरफेस के अंदर जिग-जैग मोशन आ जाएगा तो ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह गिरना शुरू हो जाती है। अब अगली स्लाइड के ऊपर देख लेते हैं। अगला पोर्शन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। हमारे अर्थक्वेक किस हवाले से डिस्ट्रीब्यूट हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। बेसिकली इसमें तीन हमारे बड़े जोन हैं। नंबर 1 पैसिफिक जोन, या इसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया के तकरीबन 80% अर्थक्वेक्स हमारे इस जोन के अंदर आ जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि पैसिफिक ओशन के अंदर जो हमारी पैसिफिक प्लेट है वो एक्टिव वॉल्केनोज़ का एक जगह है और वहाँ पे हर वक्त तकरीबन 540 एक्टिव वॉल्केनोज़ मौजूद हैं। क्योंकि एक्टिव वॉल्केनोज़ मौजूद हैं वो उनके अंदर एरप्शन का प्रोसेस शुरू हो रहा होता है, तो हर वक्त यहाँ पे जो है ये प्लेट एक्टिव होती है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। उसके बाद दूसरी जो जोन हमारा आता है वो आता है मेडिटेरेनियन जोन या हिमालय जोन, यानी ये जो मेडिटेरेनियन सी है हमारा और यूरोप के करीब से जो एरिया आता है वो वाला, और प्लस में जो हमारा हिमालय है, और स्पेशली जोन जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट टकरा रहा है यूरो एशियन प्लेट के साथ, इस जोन को भी हॉट जोन के अंदर कराया जाता है। इसके बाद रीजन्स ऑफ द मिड अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन, यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो अटलांटिक ओशन है हमारा उसके बिल्कुल सेंटर से क्या हो रहा है कि जो दो मुख्तलिफ प्लेट्स हैं ये आपस में डाइवर्जेंट मूवमेंट कर रही हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्लेट है। प्लेट अटलांटिक ओशन के अंदर ये बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही होती है। चूँकि ये इसके नीचे ऊपर की सतह के ऊपर पानी है और समंदर है, अटलांटिक ओशन है, तो हमें इतना ज़ाहिर महसूस नहीं होता, लेकिन वो नीचे की जो सतह है वहाँ पे रिजेस बन रही हैं और मुख्तलिफ
फॉर्म में आ रही हैं, तो ये क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे प्लेट्स मूवमेंट की वजह से हमारे बहुत सारे अर्थक्वेक्स आ रहे होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। इसके अंदर आज जो हमने चीज़ें पढ़ी वो क्या पढ़ी? पहले डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक हमने पढ़ा, उसके बाद टर्मिनोलॉजीज पढ़ी जो अर्थक्वेक की हैं, उसके बाद जो हमने पढ़ा वो काजेज़ ऑफ अर्थक्वेक्स क्या हैं, लेकिन मेजर काजेज़, माइनर काजेज़ को हमने आज टच नहीं किया। और उसके बाद अगला टॉपिक हमने पढ़ा सिस्मिक वेव्स, यानी वेव्स जो अर्थक्वेक के अंदर आ रही हैं वो कौन सी हैं। और उसके बाद अगला टॉपिक हमने पढ़ा, पोर्शन पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि ज़मीन के ऊपर हमारे अर्थक्वेक के जो जोन हैं वो कितने हैं, वो कौन से हैं। होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर मैंने पूरी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है मुख्तसर से टाइम के अंदर। उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा। ज़्यादा थैंक यू।